एंड स्लाइड शेयर करते ही हम लोग देखते हैं कि त्वरक का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। तो त्वरक जो है हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप, ठीक है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एक नैरो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, और दोनों का प्रयोग देखिएगा बहुत टेक्निकल होता है। तो त्वरक सिद्धांत, इसको हम लोग इंग्लिश में एसेलरेटर कहते हैं, ठीक है। एसेलरेटर, जैसे गाड़ियों में एक्सीलेटर यूज किया जाता है, जैसे एक्सीलेटर का मान बढ़ाते जाते हैं गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, सेम वही सिद्धांत पर यह काम करता है कि जो आपका एसिलरेटर होता है वो यहां पर इकोनॉमी में स्पीड बढ़ाने के लिए त्वरक काम करता है। और त्वरक सिद्धांत ये कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं का मांग बढ़ती है तो उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से पूंजीगत निवेश बढ़ जाते हैं, पूंजीगत निवेश बढ़ते हैं। तो जब जिस अनुपात में उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत निवेश बढ़ते हैं, उस रेशियो को हम लोग त्वरक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एसिलरेटर, ठीक है। तो एसिलरेटर का जो कॉन्सेप्ट आया वो बिल्कुल यूनिक था, अर्थात इसमें इन्होंने बताया कि उपभोग वस्तुओं में, एक कॉन्सेप्ट इसका देख लेना कि उपभोग, कंज्यूमर कमोडिटी की बात कर रहा हूं, उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने, की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में वृद्धि, पूंजीगत, ठीक है। पूंजीगत निवेश में वृद्धि आपका क्या कहलाती है? त्वरक कहलाती है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। यानी आपका क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में जब डेल्टा सी का मान बढ़ा तो अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई बढ़ता, और कितने गुना? वो बीटा के बराबर है। तो बीटा रिप्रेजेंट करता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी को, ये बीटा रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास क्या होता है कि टी टाइम में, आपका देखो टी टाइम का मतलब होता है अगर 2023 में उपभोग में वृद्धि हुई है तो 23 में ही निवेश में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी आई टी अपॉन सी टी होता है, और ये बीटा दिखाता है। और बीटा का प्रयोग, जैसे अल्फा का प्रयोग हम लोग करते हैं मल्टीप्लायर के लिए, गुणक के लिए, उसी प्रकार बीटा का हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो त्वरक के लिए करते हैं। यानी त्वरक जहां पे दिखाना होगा, यानी उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं की यदि मांग बढ़ जाती है तो उसे हम लोग त्वरक की श्रेणी में लाते हैं। तो ये त्वरक है। अब देखो, इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट आया कि आप उपभोग वस्तुओं को क्यों ले रहे हैं मांग को, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से, ठीक है। आप एग्रीगेट मांग की बात कर लीजिए, ठीक है। उपभोग वस्तुओं की केवल मांग की बात मत करिए, अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष मांग की बात करिए। डायरेक्ट डिमांड अगर कहीं की बढ़ती है, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, तो डायरेक्ट डिमांड बढ़ने से अगर अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश बढ़ जाता है तो उसे हम लोग ब्रॉडली कॉन्सेप्ट में त्वरक कहेंगे, ठीक है। यानी केवल उपभोग वस्तुओं की मांग के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आया था। कॉन्सेप्ट आपका यह कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो कंज्यूमर कमोडिटी की डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है, कंज्यूमर कमोडिटी की डिमांड बढ़ने के कारण, ठीक है। बाद में इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड किया गया और इन्होंने डायरेक्ट डिमांड की बात कर दिया कि जब अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट डिमांड बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है वो स्मॉल v इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है। कीन्सियन में आपने देखा होगा जो डायरेक्ट डिमांड है आपका एक प्रकार का इनकम है, नेशनल इनकम आपके पास होती है। तो नेशनल इनकम का यानी अर्थव्यवस्था में जो प्रेजेंट टाइम की डेल्टा वाई टी होगी उस अर्थव्यवस्था में उसी टाइम की इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करेगी। तो यहां पर जो स्मॉल वी है ये त्वरक है इन द रेस्पेक्ट ऑफ ब्रॉड कॉन्सेप्ट,
ठीक है, बड़े स्तर पर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में ओरिजिनल डिफिनीशन में तो आपको यही डिफिनीशन लिखनी है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप पूंजीगत निवेश में जो परिवर्तन आता है उसके रेशियो को, द रेशियो बिटवीन डेल्टा आई एंड डेल्टा सी इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। बट इन द ब्रॉड सेंस में जो आपका ये वी है ये भी अर्थव्यवस्था में एक्सेलरेटर को दर्शाता है, लेकिन जब पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में इंपैक्ट की स्टडी की जाती है तब होता है। अब आप एक बात तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब बड़े बड़े मॉडल बनाए जाते हैं, इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, तो वहां पे बीटा लगाते हैं, तो बीटा का मतलब होता है दैट रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा आई। वीआरएच जब हम लोग वी का प्रयोग करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मोस्टली इकोनॉमिक्स में जब बहुत बड़ी इकोनॉमी मतलब एक ब्रॉडली लेवल पे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है तो वहां पर वी का हम लोग क्या करते हैं, वी कॉन्सेप्ट को लेते हैं और जो बताता है कि अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट डिमांड में अगर चेंज होता तो उसके परिणाम स्वरूप कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता, द रेशियो बिटवीन इट कॉल्ड वी एंड दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेटर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो आपका यही है, बट सेकेंड जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ इसको मैं कह सकता हूं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एक्सेलरेटर कह दो, कि आधुनिकीकरण हुआ, त्वरक ने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को उतारा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज द एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर क्या होता है ये हम देखते हैं। अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने का इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में आप हो या हम हो, ठीक है, क्या करते हो, उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ाते हो। हमको भूख लगी, खाना चाहिए, हमको थाली चाहिए, ठीक है, हमको घर चाहिए, तो उसके परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था में निवेशक होते हैं वो उस चीजों की सप्लाई करते हैं। सपोज दैट हमको मोबाइल फोन चाहिए, कंज्यूमर कमोडिटी है, हमको मोबाइल फोन चाहिए। मोबाइल फोन की जब डिमांड बढ़ेगी तो डेल्टा आई की डिमांड बढ़ना श्योरली है। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जब पूंजीगत वस्तुओं का निवेश बढ़ता है तो इस रिलेशनशिप को हम लोगों ने क्या किया, बीटा के कॉन्सेप्ट में रखा। तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारी चलने लगती है, अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से रन करने लगती है, उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो याद रखना कि एक्सीलरेटर की प्रक्रिया हरदम मल्टीप्लायर के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कैसे एक्सीलरेटर की प्रक्रिया मल्टीप्लायर के बाद स्टार्ट होती है, आपका मल्टीप्लायर क्या कहलाता है, जो स्मॉल के था वो स्मॉल के क्या कहलाता था कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका सॉरी ये उल्टा लिख गया, आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब प्रारंभिक निवेश होता है तो प्रारंभिक निवेश यानी डेल्टा आई में पहला परिवर्तन आता है जिससे राष्ट्रीय आय में कई गुना परिवर्तन आता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आएगा तो जिसमें परिवर्तन पहले होता है उसको हम नीचे रखते हैं डेल्टा वाई, और उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश कितने होते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है, सबसे पहले मल्टीप्लायर एक्टिवेट होता है। डिफिनीशन से कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में जितना गुना वृद्धि होती है उसे हम लोग गुणक कहते हैं। अब जब राष्ट्रीय आय बढ़ गई लोगों की, हमारी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिमांड को बढ़ा दोगे। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है प्रत्यक्ष मांग, मैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, और नैरो कॉन्सेप्ट में बात करता हूं तो आप उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ा दोगे। उपभोग वस्तु का मतलब होता है कि आप इंस्टेंटली कंज्यूम करना चाहते हो, यू वांट टू कंज्यूम। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में डेल्टा सी आई सी टी का मान बढ़ता है, टी टाइम में उपभोग वस्तु की मांग बढ़ता है, तो उसी समय उत्पादक पुनः निवेश कर देता है और डेल्टा आई। तो इस प्रकार प्रारंभ में मल्टीप्लायर से स्टार्ट होती है कहानी, और अर्थव्यवस्था में एक्सीलरेटर उस कहानी को और बल प्रदान करता है, यानी अर्थव्यवस्था की स्पीड को
तेज कर देता है। तो इस प्रकार पहला जन्म मल्टीप्लायर का होता है और दूसरा जन्म आपका बीटा यानी एक्सीलरेटर का होता है। बीटा यानी एक्सीलरेटर का होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरक सिद्धांत जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका प्रस्तुतिकरण या इसको डिफाइन करने का काम आफ्तालियो यानी टी.एन. कार्वर व दूसरे अन्य अर्थशास्त्रियों ने किया था। तो यानी जो आपका है, ये आपके पास आफ्तालियो पहले इकोनॉमिस्ट हुए, टी.एन. कार्वर दूसरे अर्थशास्त्री हुए, व अन्य अर्थशास्त्रियों ने किया। त्वरक सिद्धांत गुणक सिद्धांत से भी पुराना है। ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को आप देख लेना, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना था कि अर्थव्यवस्था में जो एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर का जन्म पहले हुआ था मल्टीप्लायर का बाद में। ठीक है। त्वरक की धारणा का विकास आपका कब हुआ? तो त्वरक की धारणा का अगर मैं बहुत कॉन्सेप्ट पुराने लेकर के बात करता हूं, तो जो 1930 में जो टी.एन. कार्वर थे, टी.एन. कार्वर, इन्होंने 1903 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। और उन्होंने उपभोग तथा शुद्ध निवेश के बीच रिलेशनशिप को बनाया था। यानी इन्होंने जो बात की थी वो उपभोग एवं शुद्ध निवेश के बीच के रिलेशनशिप को इन्होंने बताया था। ठीक है। परंतु जो आफ्तालियो ने इस सिद्धांत को 1909 में विस्तार कर दिया। ठीक है। यानी टी.एन. कार्वर ने इस कॉन्सेप्ट को पहले लाया, कहते अल्टालियन ने क्या किया, इस थ्योरम को और डेवलप कर दिया। ठीक है। और आपके पास जो देख सकते हैं कि 1914 में इसका कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद इसको जो सिस्टमेटिक डेवलप करने का श्रेय जाता है वो 1917 में जे.एम. क्लार्क को जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन इसको सिस्टमेटिक डेवलप किए हैं, तो जे.एम. क्लार्क 1917 में इसको डेवलप किए हैं। ठीक है। बाद में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है। तो जे.एम. क्लार्क को ने ही त्वरक धारणा को संशोधित रूप में प्रदान किया। यानी ये जो आपके जे.एम. क्लार्क हैं, इन्होंने ही इसको बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स में प्रॉपर रूप में लाए। इसके बाद पीगू, साइमन कुजनेट, हैरोड, रॉबर्टसन, हिम्स गुडविन, हैबरलर, हैंसन, क्लस्की, शेमिल्सन आदि ने इसे विकसित और परिमार्जित किया। यानी अपग्रेडेड करने का काम इतने इकोनॉमिस्ट का है। इन्होंने इस सिद्धांत को और प्योरीफाइड किया और मॉडर्नाइज किया और मैथमेटिकली किया। देखा कि वास्तव में एक्सीलरेटर इकोनॉमी में प्रॉपरली वर्क कर रहा था। ठीक है। तो इतने इकोनॉमिस्ट का नाम इसमें जुड़ा गया। त्वरक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का, अब देखो पॉपुलर किसने बनाई, एक एग्जाम में क्वेश्चन अलग बन जाता है कि पॉपुलरिटी किससे मिली। हैरट और डोमर, आपने नाम सुना होगा, मॉडल हम आपको पढ़ाएंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि हैरट डोमर मॉडल में इस सिद्धांत को हम बहुत ब्रॉडली देख सकते हैं। उनका सिद्धांत बेसिकली जो है वो त्वरक सिद्धांत पर ही काम करता है और त्वरक सिद्धांत के आधार पर ही वो पॉपुलर हुआ। हैरट ने अपनी पुस्तक टूवर्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमी, जो डायनेमिक इकोनॉमी की ये बात करते हैं ना, ठीक है, ये डायनेमिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बेसिकली इनके त्वरक से ही आया है। ठीक है। त्वरक की धारणा को द रिलेशनशिप के नाम से, द रिलेशन के नाम से संज्ञा दी गई है और हैरट के अनुसार व्यापार चक्रों के आगमन में त्वरक की क्रियाशीलता अत्यंत इंपॉर्टेंट है और इसे हम ड्राइव डिमांड का त्वरक सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एक बार डिमांड पैदा हुई, उस डिमांड को पूर्ति हो गई, ये एक लहर हुई, लेकिन उन लहरों को कंटिन्यू करना त्वरक का काम है। यानी त्वरक क्या करता है, डिमांड को और अधिक एक्सीलरेट कर देता है, फ्लक्चुएशंस ला देता है। जैसे आपके पानी की लहरें होती हैं, जो आपके पास वेवलेंथ होती हैं, ठीक है, जो कंपन होते हैं, उन कंपन को तेज कर देता है और वो आपका क्या कहलाता है,
त्वरक कहलाता है। तो यहां पर देखिए ड्राइव्ड डिमांड के रूप में भी इसको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने, देखो अभी तक तो डायरेक्ट डिमांड की बात की गई, लेकिन यहां पर ड्राइव्ड डिमांड की भी बात की जा रही है कि ड्राइव डिमांड के अनुसार भी इसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी त्वरक सिद्धांत की हिस्ट्री हो गई। ठीक है, आपने पूरा देखा, इसमें से कई प्रश्न आते हैं। इस स्लाइड में, जो स्लाइड आपको विजुअल है, इस स्लाइड से देखिएगा, कोई भी पेपर देखिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस स्लाइड को बहुत केयरफुली आपको तैयार करना होगा। अब बात आती है त्वरक का अर्थ। देखो, मैंने आपके साथ बताया था कि अर्थव्यवस्था में जब उपभोग वस्तुओं की मांग टी टाइम में बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप निवेश, पूंजीगत निवेश भी टी टाइम से बढ़ता है, और जिसे हम लोग बीटा कहते हैं। तो देखो, इसमें जो ये पूंजीगत निवेश होता है, ये पूंजीगत निवेश पर पुनः आपके साथ चर्चा करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है। एक आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने आपके साथ काफी ज्यादा चर्चा की थी, लेकिन हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसा निवेश जो बिना लाभ या आय की प्रेरणा से हो, बिना प्रॉफिट या इनकम और इनकम की प्रेरणा से हो, उस प्रकार के निवेश को हम लोग स्वायत्त निवेश कहते हैं। और अधिकतर इस प्रकार का निवेश गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ओपन करती है, कभी उसका टारगेट नहीं होता वी जनरेट द इनकम। गांव में रोड बनाती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। गांव में हॉस्पिटल बनाती है, 1 रुपए फीस, 5 रुपए फीस, दैट इज सफिशियंट, क्योंकि उसका टारगेट बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं है, बल्कि लोगों का वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो लोगों का वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करना उसका मेन मोटिवेशन होता है, मेन टारगेट होता है। तो इस प्रकार का अगर निवेश होता है तो इसे हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की संज्ञा देते हैं। यह स्वतंत्र निवेश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरा इन्वेस्टमेंट हमारा जो होता है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से बड़ा पॉपुलर है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जब आपका निवेश प्रॉफिट से या इनकम से रिलेटेड हो जाए, प्रॉफिट और इनकम से रिलेटेड हो जाता है, तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को आप लोग क्या कहते हो? इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो प्रॉफिट या लाभ से जुड़ा होता है। यानी अर्थव्यवस्था में अगर आपको प्रॉफिट या लाभ ज्यादा मिलता है तो आप इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की तरफ तेजी से भागते हो। और अधिकतर इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर देखता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? जहां पर लाभ होता है तुरंत इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में का बिहेवियर मैंने देखा है कि वो कौन करता है? वो अधिकतर गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% वही करता है गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल ओपन कर देते हैं, यूनिवर्सिटी ओपन कर देते हैं, और केवल उनका वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन वर्क होता है। बट मोस्ट ऑफ द रेशियो गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा काम करती है। तो ये मैंने आपके साथ क्या हुआ कि नीचे आपको इसकी डिफिनीशन है कि स्वतंत्र निवेश आय, उत्पादन, लाभ में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। चाहे आय बढ़े, चाहे उत्पादन बढ़े, चाहे लाभ बढ़े, स्वतंत्र निवेश फिक्स होता है। 10 करोड़ का निवेश करना है, इनकम आए या ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार के यानी इनकम ऑफ द प्रॉफिट इन इलास्टिक होती है, यानी इनकम ऑफ द प्रॉफिट, यानी जिस प्रोजेक्ट से उनको प्रॉफिट से कोई लाभ नहीं होता, यानी इनलास्टिक बिहेवियर इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और इनकम होती है। यानी इनकम और प्रॉफिट से वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आप आसानी से अब जान जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, देखो कुरिहारा ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है। कुरिहारा के अगर मैं शब्द में बात करूं कि स्वतंत्र निवेश आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, आपकी आय बढ़े या घटे,
स्वतंत्र निवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप निवेश करना चाहते हो उतना ही आप निवेश करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से किया जाता है। अब बात आती है प्रेरित निवेश की, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो लाभ या आय की प्रत्याशा से जोड़ा जाता है, यानी ये आय, उत्पादन तथा लाभ में होने वाले परिवर्तन से प्रेरित होता है। प्रेरित निवेश लाभ या अन्य प्रॉफिट या इनकम इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक नहीं इलास्टिक होता है, अर्थात जैसे जैसे प्रॉफिट या इनकम बढ़ती है किसी प्रोजेक्ट में तो वहां पे लोग निवेश करने लगते हैं। जब निवेश में वृद्धि होती है तो वर्तमान आय तथा उत्पादन स्तर में भी वृद्धि होती है, तो इसे हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दो प्रकार का निवेश होता है और इसका कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। चलिए अब आ जाते हैं त्वरक। त्वरक के सिद्धांत को अगर हम समझना चाहते हैं तो त्वरक को सिद्धांत को समझने के लिए दोनों प्रकार के विनियोग को अंतर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों प्रकार का इन्वेस्टमेंट में आप डिफरेंस नहीं समझ सकते हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, त्वरक सिद्धांत मुख्य रूप से मेनली ये प्रेरित निवेश से संबंधित है। क्यों प्रेरित निवेश से संबंधित है? बीटा इक्वल टू डेल्टा सी एंड डेल्टा आई। तो ये जो डेल्टा आई है और जिसे हम लोग पूंजीगत निवेश कहते हैं, पूंजीगत निवेश कहते हैं, ये पूंजीगत निवेश उपभोग वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। और उपभोग वस्तु की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता, और प्राइस बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उत्पादक निवेश बढ़ाएंगे और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपकी इकोनॉमी में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनली प्रेरित निवेश से बीटा को इंटरलिंक किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से जो पूंजीगत निवेश बढ़ता है कहीं ना कहीं प्रेरित निवेश के कारण ऐसा बिहेवियर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो त्वरक सिद्धांत उपभोग में होने वाले परिवर्तन के विनियोग पर पड़ने वाले परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। यानी आपका कंजप्शन डिमांड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बीच के रेशियो को हम लोग बीटा या त्वरक से दिखा सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं के मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप निवेश में कितनी वृद्धि हुई है, इसे हम बीटा कहते हैं। ठीक है, तो जब उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो उपभोग वस्तुओं को निर्मित करने वाले, देखो जिन उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ी है उनको मैन्युफैक्चर करने वाले पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीनों आदि की मांग में वृद्धि होती है, और पूंजीगत पदार्थों की मांग उपभोग वस्तुओं की मांग की तुलना में अधिक मात्रा में तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे बिस्किट खाना, तो बिस्किट की मैंने डिमांड पैदा किया तो 1 या 10 पैकेट बिस्किट के लिए कोई प्लांट थोड़ा लगाएगा, वो तो 1 लाख यूनिट उत्पादन करने के लिए प्लांट लगाएगा ना। तो यही बात यहां पे की जाती है कि उपभोग वस्तुओं की अपेक्षा पूंजीगत जो पदार्थों की मांग होती है उसमें वृद्धि तीव्र पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहां पे नोटेबल हो जाता है कि पूंजीगत पदार्थों की मांग भी 2 प्रकार की होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं की मांग क्या क्या है। पहला देखो पूंजीगत वस्तुओं की मांग 2 प्रकार की होती है। पहला मैं कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था में एक पूंजीगत मांग होती जो आपकी मशीन चल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए, और दूसरा बढ़ी हुई मांग को के लिए सप्लाई करने के लिए। तो पूंजीगत एक हमने मशीन किस लिए मांगी कि हमारी जो वर्तमान में मशीन चल रही है वो मशीन खराब हो रही है, घिसावट हो रही है, तो उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, यानी वर्तमान उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए जो पूंजीगत मांग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले प्रकार की डिमांड के अंतर्गत लाते हैं। वहीं दूसरे डिमांड के अंतर्गत जो हमारे पास होती है, नए उत्पादन की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए हम लगाते हैं।
तो दो प्रकार की मशीनों की मांग होती है। तो एक दिए हुए उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए, यानी पुरानी घिसी मशीनों को प्रतिस्थापन के लिए। तो हर क्या होता है, एक उत्पादक कुछ ना कुछ फंड कलेक्ट करता रहता है कि भाई हमारी कोई मशीन टूटेगी, हमारी मोटर जलेगी, ठीक है, हमारे पास कोई रिप्लेस करने वाला होगा तो उससे, इस फंड से हम उस मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो एक हो गई ये कैपिटल कमोडिटी की डिमांड, यानी पूंजीगत मशीनों की मांग। और दूसरा हो गया, चूंकि अर्थव्यवस्था में उपभोग यानी मांग बढ़ जाती है, तो इस बढ़ी हुई उपभोग मांग को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो नई मशीनों को लगाना, तो यानी दो प्रकार की पूंजीगत जो आपके पदार्थ हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो दो प्रकार के कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पे संपादित किए जा रहे हैं। अतः उपभोग वस्तुओं की मांग जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही नए पूंजीगत पदार्थों की मांग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में डेल्टा सी का मान, ठीक है, ये रिलेशनशिप बताता है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतना ही डेल्टा आई का मान बढ़ेगा। और इन दोनों के बीच में लेगेटी नहीं पाई जाएगी। लेगेटी का मतलब होता है कि अगर टी टाइम में डेल्टा सी का मान बढ़ रहा है तो टी टाइम में ही इन्वेस्टमेंट की बात है। मतलब कि अगर 2023 में आपकी उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो 2023 में ही अर्थव्यवस्था में निवेश भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी टी टाइम में ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में इस निवेश को हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं, यानी उपभोग के परिणाम स्वरूप, यानी डेल्टा सी बढ़ता है तो डेल्टा सी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था में प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने से डेल्टा आई बढ़ता है। तो इसे हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास डिफिनीशन क्या हो गई, त्वरक। त्वरक वो अनुपात है, कौन सा, जो उपभोग व्यय में परिवर्तन तथा प्रेरित निवेश में परिवर्तन के बीच होता है। ठीक है, यानी कंज्यूमर जो आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जो चेंज होता है, उसके परिणाम स्वरूप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के में जो परिवर्तन होता है, उसके बीच के रिलेशनशिप को यह स्टेब्लिश करता है। त्वरक उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण, जो त्वरक होता है वो उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि के बीच को मेजरमेंट को करता है, या दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, जो दोनों के बीच में कार्यात्मक संबंध है, उनको स्थापित करता है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्लियर हो गई कि अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग, ब्रॉडली अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट डिमांड में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में निवेश कितना बढ़ता है, उसके बीच रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्सीलरेटर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो एक्सीलरेटर होता है, तो एक्सीलरेटर हमारे पास यहां पर हमने क्लियर कर दिया कि उपभोग व्यय में परिवर्तन तथा प्रेरित विनियोग के बीच अनुपात को हम लोग त्वरक गुणांक के नाम से जानते हैं। त्वरक गुणांक आपका कहलाता है कि अर्थव्यवस्था में डेल्टा सी है और अर्थव्यवस्था में जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो यहां पर इन्वेस्टमेंट का नेचर लिया गया है कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपके पास बीटा है, ये बीटा आपको बी जो है, बीटा जो है, ये आपका एक्सीलरेटर कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो एक्सीलरेटर कोएफिशिएंट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब त्वरक कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ द एक्सीलरेटर कैसे काम करता है, तो त्वरक मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करता है, दो तत्वों के आधार पर यह काम करता है। तो सबसे पहले कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, आपका पहला है कैपिटल आउटपुट रेशियो। डिफिनीशन कैसे होगा, दो डिफिनीशन आपको एग्जाम में मिलेगी। एक तो है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। दूसरी आपकी डिफिनीशन बहुत परेशान करेगी, आउटपुट कैपिटल रेशियो।
ठीक है, ये दो प्रकार की डिफिनीशन आपको एग्जाम में हरदम परेशान करेगी। यहां पर जो बात की जा रही है वो पहले वाले डिफिनीशन की बात की जा रही है। डिफिनीशन कैसे याद रखना है वो देख लो क्या बताता है। सबसे पहले इस तरह के डिफिनीशन में आप यहां पर आउटपुट पर यानी बीच पर उंगली रख लो। एक इकाई वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। फॉर द 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट वी रिक्वायर्ड और द नीड्स ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया डिफिनीशन, सिविल सर्विस आईएएस पीसीएस पे सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा गलत करते हैं। तो उंगली आपको आउटपुट पे रख लेना है। इंग्लिश उंगली आउटपुट पे रखिएगा। एक इकाई वस्तु के उत्पादन के लिए, मान लीजिए एक पेन का उत्पादन करने के लिए कितनी इकाई पूंजी लगती है, मान लीजिए 4 इकाई, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि हमको जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है यानी एक इकाई वस्तु के उत्पादन के लिए 4 रुपए की पूंजी लगती है, तो 4:1 कैपिटल आउटपुट रेशियो। 4:1 मतलब 4 रुपए लगाते हैं कैपिटल तो 1 रुपए की पेन बन के आती है। अब आ जाओ, आपका एक टर्मिनोलॉजी यूज में आएगी बाद में, आउटपुट कैपिटल रेशियो। आउटपुट कैपिटल रेशियो का मतलब होता, फिर से बीच में उंगली इसमें रखो, ठीक है, इसमें हमने रखा और इसमें एक इकाई पूंजी के लिए, एक इकाई पूंजी के लिए, ठीक है, या एक इकाई पूंजी से कितना उत्पादन होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 रुपए पूंजी लगाई और उससे 100 रुपए का उत्पादन आपका हो जाता है, तो यह आउटपुट कैपिटल रेशियो कहलाएगा। ठीक है, एक इकाई पूंजी से कितना उत्पादन होता है उसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। जब हेराड-डोमर मॉडल आप डेवलपमेंट प्लानिंग के अंतर्गत पढ़ोगे तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी का प्रयोग वहां पर किया गया है। तब आप नहीं पूछोगे कि सर डिफिनीशन क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात की जाती है और पूंजी पदार्थों की चिर स्थिरता की, जो आपका कैपिटल यानी जो मशीन है वो कितने समय तक यूज में रहेगी, यानी व्हाट इज द डिप्रेशिएशन कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी। उस पूंजीगत पदार्थ की क्या हो जाता, घिसावट, यानी कितने साल तक वो चले। तो चिर स्थायित्व का मतलब होता लॉन्गविटी, लॉन्गविटी का मतलब होता है कैपिटल कमोडिटी जितना देर तक चलेगी यानी डिप्रेशिएशन कॉस्ट उतनी कम है। ठीक है, तो जब देखो लॉन्गविटी का मतलब होता है जितने देर तक वो चलेगी, आपको रिप्लेस करने वाली पूंजी कम चाहिए, आप नई पूंजी ज्यादा लगाओगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी की मशीनें साल भर में खराब हो जाती हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कंपनी की मशीनों को चेंज करने में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो यानी जो बढ़ी हुई उपभोग वस्तुओं की मांग है, उस बढ़ी हुई उपभोग वस्तुओं की मांग को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, ये आपके साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी एक इकाई वस्तु के उत्पादन के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, उतनी पूंजी आप निवेश करोगे। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 1 लाख बिस्किट की डिमांड है, तो 1 लाख बिस्किट को बनाने के लिए आपको कितनी मशीनों की जरूरत है, पहली चीज तो ये आप देखोगे। ठीक है, कि 1 लाख बिस्किट बनाना है, बताइए कितना लगेगा, तो उसने बोला कि 4 करोड़ की पूंजी लगेगी, तो उसको आप कन्वर्ट कर लोगे। तो एक होती है कि नई उत्पादन क्षमता को मेंटेन रखने के लिए, दूसरा हमारी जो पुरानी मशीनें हैं वो कितने साल तक चलेंगी या कितने साल में रिप्लेस करने की जरूरत होती है। तो 2 प्रकार से आप अपने पास फंड रखोगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मांग के अनुसार पूंजीगत पूर्ति करने के लिए, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरे बाजार की मांग को देखते हो, साथ ही साथ अपनी उत्पादन क्षमता को भी देख रहे हो कि मेरी पुरानी मशीन घिस रही है कब और नई मशीन कितनी लगानी है। तो 2 प्रकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में चलेगा। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था का जो आपका वर्किंग ऑफ द एक्सीलरेटर कैसे काम करता है, ये 2 पॉइंट होते हैं। तो उपभोग में उसी अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन के दिए होने पर निवेश में प्रतिशत परिवर्तन
पूंजीगत पदार्थ अर्थात मशीनों की चिर स्थिरता के अनुपात में होती है। यानी चिर स्थिरता का मतलब होता है लॉन्गविटी जितनी ज्यादा होगी उतना रिप्लेसिंग ऑफ द कैपिटल आपको कम लगेगा। अर्थात पूंजीगत पदार्थों की चिर स्थिरता निवेश में प्रतिशत परिवर्तन में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अगर आपकी मशीन लंबे टाइम तक चलती है तो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा। ठीक है, त्वरक का मूल्य उतना अधिक होगा। ठीक है, चिर स्थिरता जितनी अधिक यानी लॉन्गविटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, आपकी मशीनें जितना देर तक रहेंगी। देखो डेल्टा, देखो बीटा इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। ठीक है, आई का मान जितना ज्यादा रहेगा, जितनी देर तक मशीनें आपकी चलेंगी, बीटा का मान भी उतना ज्यादा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? वहीं आपके पास तो ये रिलेशनशिप आपका ये बताता है कि जितनी मशीनें आपकी चिर स्थायी रहेंगी, लॉन्गविटी जितनी ज्यादा रहेगी, अर्थव्यवस्था में बीटा का मान उतना ज्यादा रहेगा। दैट हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डेल्टा आई एंड बीटा। नाउ द नेक्स्ट है मान्यताएं सिद्धांत की क्या है। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं हैं उपभोग वस्तुओं में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है। ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ना होने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अर्थव्यवस्था में डेल्टा सी का मान बढ़े, तो डेल्टा सी का मान बढ़े यानी उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़े। आप अपनी मशीनें जो आपके जो आपकी फर्म में मशीनें लगी हैं उसमें आपने क्या किया, लेबर और बढ़ा दिया, और वो जो बढ़ी थी वो क्या होती है, उस मांग को पूरा कर दिए। लेकिन यहां पर यह मान लिया गया है कि अब मशीनों में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है या जितना प्रोडक्शन मशीन करना है, मशीन उतना प्रोडक्शन कर रही है। अंडर प्रोडक्शन कोई मशीन नहीं है, तभी एक्सीलरेटर इकोनॉमी में काम करेगा, अन्यथा नहीं करने वाला है। यानी उसके पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है मशीन की। दूसरा, निवेश वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए। निवेश वस्तु उद्योग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में सरप्लस कैपेसिटी होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में, जो सरप्लस कैपेसिटी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में हम और अधिक निवेश कर सकें। यह नहीं कि अब हम नई मशीनें कहां लगाएं, यह प्रश्न नहीं आना चाहिए। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो रही है तो उस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम सरप्लस कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आए और हम उस कंपनी में प्लांट को बढ़ा सकें। ऐसे नहीं हो कि प्लांट अब हम नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम कहां से एक्सीलरेटर के साथ काम कर पाएंगे। तीसरा, उपभोग वस्तुओं की मांग में होने वाली वृद्धि स्थायी हो। यह नहीं कि आज डिमांड बढ़ गई है, अचानक आज डिमांड बढ़ गई है, ठंड है तो ठंड के कारण स्वेटर की डिमांड बढ़ गई है, कल ठंड से ठंड खत्म, स्वेटर की डिमांड खत्म। यहां पर एक्सीलरेटर नहीं काम करेगा। जो डिमांड है वो परमानेंट डिमांड होनी चाहिए, तभी कोई उत्पादक नया निवेश करने की सोचता है। अगर परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी टाइप की है, तो कभी नहीं सोचेगा। उत्पादन के साधन सहजातीय एवं विभाज्य हैं, होमोजीनियस हैं। यानी जो प्रोडक्शन की मशीनें, ये नहीं कि आपके पास जो मशीनें पुरानी लगी हैं उनकी उत्पादन क्षमता कम है, नई मशीनों की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, ये हम नहीं मानेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जो क्वालिटी की मशीनें पहले लगी थी वही क्वालिटी की मशीनें अब आप क्या करते हो, फिर से ला रहे हो, अतिरिक्त मांग को जो बढ़ी है उस मांग को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, त्वरक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो स्थिर रहता है। यानी एक इकाई वस्तु के उत्पादन के लिए अगर 4 रुपए की पूंजी चाहिए तो ये रेशियो सदैव स्थिर रहेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, त्वरक की क्रियाशीलता के लिए यह भी जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में साधन उपलब्धता हो। यह नहीं कि अर्थव्यवस्था में डेल्टा सी का मान बढ़े तो डेल्टा आई के लिए अर्थव्यवस्था में मशीनें होनी चाहिए। यह नहीं हो कि अर्थव्यवस्था में डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई करने के लिए मशीनें ही नहीं है हमारे पास। मशीन लगेगी तभी एक्सीलरेटर काम करेगा। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि पूंजीगत पदार्थ अर्थात मशीनों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की योग्यता या क्षमता पर्याप्त मात्रा में मशीनें उत्पादित करने की होनी चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई के लिए जितना उत्पादक मशीनें मांगने को तैयार है उतनी मशीनें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका एक्सीलरेटर काम नहीं करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर मेरे तरफ से। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं।